नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आज मित्रों हम एक ऐसे विषय पर बातचीत कर रहे हैं जिसकी संभावना भरपूर है। बिहार के लिए चुनावी साल है, चुनावी राजनीति है। चुनावी राजनीति में इस बार जिस प्रकार की परिस्थितियां दिख रही है, वो परिस्थिति कहीं से भी किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, नंबर एक। नंबर टू, और गठबंधन के अंदर भी इतने अंतर्द्वंद हैं कि अगर बहुमत मिल भी गया तो भी नया खेला कभी भी संभव है। क्यों संभव है, उसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए, पिछले बार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए के साथ थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ थी। और फिर जब विधानसभा चुनाव हुआ तो मुकेश सहनी मंत्री भी बने, और मंत्री बने तो फिर साल भर के बाद जो है वो विदा भी हो गए, वहां से फिर आ गए महागठबंधन में। तो ये जो अल्टा पल्टी का खेल है, और एनडीए में भी उसी तरीके से देखिए आप कि चिराग पासवान लोकसभा में एनडीए के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ गए एनडीए के खिलाफ, और विशेष रूप से नीतीश कुमार को खत्म कर देने की, बर्बाद कर देने की कसम खा रहे थे। तो इस प्रकार के अंतर्द्वंद में एक हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा जो है वो हंग असेंबली होगी, त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। तो सवाल उठता है, जब जब त्रिशंकु विधानसभा हुई है तब तब प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई बार जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो मार्जिनल प्लेयर्स होते हैं, उनका सितारा बुलंद हो जाता है। मुझे लगता है कि 5 से 15-20 सीटें तक जीतने वाली पार्टियां ये चाहती है कि हे भगवान, बहुमत किसी को नहीं मिले। ये सबसे ज्यादा प्रयास, और इस प्रयास में इस बार अगर हम देखें तो मुझे लगता है 3 दल को छोड़ दीजिए आप, 3 दलों को छोड़कर प्रायः हर दल चाह रहा होगा कि हे भगवान, वो जाकर पटना के महावीर मंदिर में, मुझे लगता है महावीर जी को, हनुमान जी को कुछ जो है मन्नत भी मांग रहे होंगे कि काश किसी को बहुमत नहीं मिले। अगर बहुमत मिल गया तब तो उनकी पूछ कम जाएगी, बहुमत नहीं मिला तो उनका भाव बढ़ जाएगा। और वही भाव के लिए एक वर्ड अंग्रेजों ने बना के छोड़ा है जिसे हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। तो हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास भी देश की राजनीति में, विभिन्न राज्यों की राजनीति में लंबा रहा है। तो इस परिस्थिति में फिर सरकार कैसी होगी? क्या सरकार मधु कोरा की तरह होगी? ये भी देखा है झारखंड ने। लेकिन झारखंड क्यों, हम झारखंड क्यों जाएं? हम तो बिहार में ही हम देख चुके हैं। 1967 ईस्वी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और उस गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया कौन थे? मुखिया थे महामाया प्रसाद सिन्हा, जो मात्र अपनी पार्टी के अकेले विधायक थे। मधु कोरा निर्दलीय थे, अंतर इतना था। और महामाया प्रसाद सिन्हा जन क्रांति दल के विधायक थे, और उनके साथ 66 सीट जीतने वाला कर्पूरी ठाकुर जिस पार्टी के नेता थे, वो उप मुख्यमंत्री बने थे। मतलब 66 विधायकों का नेता उप मुख्यमंत्री, एक विधायक का नेता मुख्यमंत्री, और तीसरे नंबर पर 26 विधायकों के साथ भारतीय जनता, उस समय में जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व रूप, पुराना नाम कह लीजिए आप, जनसंघ 26 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तो यह संवित सरकार बनी थी 1967 ईस्वी में, जो कि पहली बिहार की गैर कांग्रेस की सरकार कहलाती है। और गैर कांग्रेसवाद का जन्म बिहार से ही हुआ था, 1967 ईस्वी में ही हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जितने भी विपक्षी दल थे, क्या वाम, क्या दक्षिण, क्या कम्युनिस्ट, क्या संघी, सब के सब एक मंच पर थे कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए। आज वो गैर कांग्रेसवाद के बदले में देश की राजनीति में गैर भाजपावाद दिख रहा है। उसका कारण भी होता है, हर वक्त जो सामर्थ्यवान होता है, जो सबसे शक्तिशाली होता है, उसके खिलाफ, चूंकि उससे अन्य दल लड़ नहीं सकते, तो सब मिल जाते हैं। ये एक इतिहास रहा है। लेकिन हमारा सवाल आज है, हमारे साथ इस विश्लेषण में मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री निशित कुमार राणा जी। निशित जी, एक सीटें हम लोग अनुमान के मान के चल रहे हैं जिस प्रकार से अब तो दोनों गठबंधन के तरफ से, गठबंधन के सहयोगियों के लिए एक मोटा मोटी कौन पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी, इसका एक आंकड़ा निकल के आ रहा है। उसके अनुसार हम पहले चर्चा कर लेते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन के आंकड़ों के अनुसार ऐसी चर्चा चल रही है कि आरजेडी 140 सीटों पर लड़ने जा रही है।
तेजस्वी यादव की पार्टी 140 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर है। और इसके पीछे भी गणित है। तेजस्वी यादव ने एक प्रस्ताव दिया है जिस पर कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विगत दिनों एक बैठक हुई। उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। उसी बैठक में बिहार में जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद थे। पप्पू यादव भी उसी बैठक में आमंत्रित थे जिस बैठक से निकलने के बाद पप्पू यादव ने वो बयान दिया है प्रचलित कि बिहार में कांग्रेस पार्टी हम चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में और हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अशोक राम होंगे या तारिक अनवर को बनाना चाहिए। तो उस बैठक में भी इसी तेजस्वी यादव के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जिसके अनुसार आरजेडी 140 सीट, कांग्रेस पार्टी 52 सीट पे चुनाव लड़ने का प्रस्ताव है। सीपीआईएमएल पिछली बार 19 सीट लड़ी थी, लेकिन सीपीआईएमएल का चूंकि स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा है इसीलिए 22 सीट देने की बात हो रही है। मुकेश सहनी की पार्टी को 16 सीटें देने की बात चल रही है। मुकेश सहनी इस पर अभी तक सहमत नहीं हुए हैं। बार्गेनिंग चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि एक आध सीट आगे पीछे करके नेगोशिएशन होगा। सीपीआई 5 सीट, सीपीएम 3 सीट, पशुपति कुमार पारस को 5 सीट, ऐसे 243 विधानसभा सीटों का आंकड़ा आ रहा है महागठबंधन की तरफ से। एनडीए की तरफ से चर्चा है कि बीजेपी और जदयू दोनों एक 100 सीट लड़ेगी। 100 सीटें, 28 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी की लड़ने की चर्चा चल रही है। 28 सीटें और 15 सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को निपटाने का प्लान है। चर्चा ऐसी है कि 8 या 9 सीट जीतन राम मांझी को और 6 या 7 सीट उपेंद्र कुशवाहा को। इसकी चर्चा हम लोग कभी और करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा तैयार होंगे नहीं होंगे, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन प्रमुख रूप से 2 बातें निकलकर इसके माध्यम से आ रही है। माध्यम से ये बातें निकल कर आ रही है कि दोनों गठबंधन में कितने ऐसे दल हैं निश्चित जी जो कि चुनाव जीतने के बाद पलटी मार सकते हैं, कि कौन कौन ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता के लिए मतलब पलटी मार सकते हैं, पलटू राम बन सकते हैं, नीतीश कुमार की तरह गठबंधन बदल ले सकते हैं। ऐसे कौन कौन चेहरे हैं? तो अगर चिन्हित करने का प्रयास करें तो सबसे पहले महागठबंधन के अंदर वो चेहरा आता है मुकेश सहनी का, जो इतिहास बता रहा है कि मुकेश सहनी कभी भी पलटी मार सकते हैं। कहीं कोई उसमें जो है मोह माया नहीं आएगा बीच में। क्योंकि मुकेश सहनी जिस तरह से आज से 10 साल से लगातार राजनीति करते आ रहे हैं, इस गठबंधन से उस गठबंधन, उस गठबंधन से इस गठबंधन, कभी बीजेपी की प्रशंसा, कभी लालू यादव की प्रशंसा, तो इसलिए मुकेश सहनी एक वल्नरेबल है। दूसरा, एनडीए में देखिए, एनडीए में मेरे अनुसार 3 लोग ऐसे हैं जो कभी भी मुख्यमंत्री बनने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मंत्री बनने के लिए या कोई छोटे मोटे पद के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम या सीएम बनने के लिए पलटी मारने वाले लोगों की संख्या उसमें 3 है। मतलब बीजेपी और जदयू को छोड़ दिया जाए अगर, तो और तीनों, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए पलटी मार सकते हैं, जीतन राम मांझी अपने बेटा को डिप्टी सीएम बनाने के लिए पलटी मार सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने खुद को, अगर मान लीजिए उनके भी 4 विधायक जीत गए और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दे दिया तो फिर क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? तो ऐसे कई सवाल हैं। उस सवाल का जवाब में पहला रिएक्शन आपका निश्चित। प्रदीप जी, अभी जो बिहार की वर्तमान स्थिति है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपने दिया है, अभी वो फुल प्रूफ नहीं है और मैं समझता हूं अभी इसमें बहुत 90% यही आंकड़ा रहेगा। 10% आगे पीछे किसी में, जैसे मान लीजिए आप एनडीए में 100 के बदले कोई 95 लड़ेगा या 105 लड़ेगा, मतलब 5% का अंतर आएगा। महागठबंधन में भी अगर तेजस्वी यादव को आप 140 अगर हम लोग रख रहे हैं तो बहुत नीचे जाएंगे तो 135, ज्यादा जाएंगे तो 45, इससे ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है। और 5% का एरर ऑफ मार्जिन
हर सर्वे में, हर ओपिनियन पोल में होता है। इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि आंकड़ों पर सवाल उठाए बगैर परिस्थिति का आकलन कीजिए आप। जी, बिहार की परिस्थिति प्रदीप जी बड़ा ऊहापोह की स्थिति है। आप महागठबंधन और एनडीए की बात कर रहे हैं और मैं समझता हूं बिहार की जनता तीसरे विकल्प की खोज कर रही, और इसलिए मैं तो समझता हूं कि मुकेश साहनी किधर रहेंगे या चिराग पासवान किधर जाएंगे या मांझी की क्या भूमिका होगी, उससे अलग हट करके आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बिहार की जनता एनडीए और महागठबंधन दोनों से हताश है, निराश है। और हमको तो लगता है कि आप हंग असेंबली की बात कर रहे हैं, हो सकता है हंग असेंबली की स्थिति हो जाए, लेकिन बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। और जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप देखे होंगे, जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे, तो थोड़ा सा मैं आपका ध्यान भटका रहा हूं, आपके आंकड़ों पर मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा परिस्थिति जो बनी हुई है उसकी चर्चा करना मैं तर्क संगत समझूंगा। आप ये बताइए कि दिल्ली की जनता जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जीत कर आएंगे। कारण क्या था? तो दिल्ली की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को भी देखी थी, कांग्रेस के शासनकाल को भी देखी थी। दिल्ली की जनता के मन में कहीं ना कहीं कसक उठ रहा था, वो तीसरे विकल्प की खोज कर रहे थे, और तीसरे विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल जैसे ही राजनीति में उनका एक तरह से कदम रखे और सफलता उनके चरणों में, और एक तरह से कहें कि इतना अप्रत्याशित जीत किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। वही स्थिति आज बिहार की है। बिहार में आप एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की बात कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन को भी 20 साल लोगों ने देखा है और लालू शासनकाल को भी लोगों ने 20 साल देखा है। दोनों से बिहार की जनता 15 साल, हताश 15 साल लालू यादव, है। लालू राबड़ी 15 साल। हाँ, नहीं ठीक है, 15 साल लालू राबड़ी शासनकाल को और नीतीश जी का ये 20 साल के शासनकाल को बिहार की जनता ने देखा है। और बिहार की जनता अब एक अलग प्रकार की स्थिति में, मझधार में फंसी हुई है। वो बिहार में बदलाव चाहती है। ये पहला चुनाव होगा कि एनडीए बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरेगी। आज एनडीए के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। आपको ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का 5-6 दौरा कर चुके हैं हाल के दिनों में। पिछले दिनों मोतिहारी में भी उनकी जनसभा हुई। किसी भी सभा में उन्होंने नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि फिर से एनडीए सरकार बनेगी, फिर से नीतीश सरकार बनेगी, ये बात उन्होंने कभी नहीं कहा। और अमित शाह ने भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात नहीं कही है। तो पहली दफा ये चुनाव होगा जबकि बिहार में एनडीए बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरेगी। और मैं समझता हूं जो परिस्थिति आज बिहार की बनी हुई है, तो एनडीए के लिए ये चुनाव जो है वाटरलू का युद्ध साबित होगा। पहली बार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। नीतीश कुमार तो मान लीजिए कि बिना नीतीश कुमार के चेहरे के जदयू जो है चुनाव में उतरने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में अभी तक घोषणा नहीं की है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कमजोर हुई है। प्रदीप जी, आप ये बताइए कि पहली बार बिहार में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा है, और आरोप इतना हल्का नहीं है, बड़ा संगीन आरोप लगा है, और बिहार की जनता एकदम से हताश है। हाँ, क्या बोला जाए? वही बात मैं कह रहा था निश्चित जी, मैं केवल 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। यही कारण मैं कह रहा हूं, और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार एक त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बिहार की जनता न नीतीश कुमार को चाहती है, न तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहती है। इसका मतलब क्या है? आप देखिए, इन दोनों को मिलाकर जितने भी सर्वे हो रहे हैं,
उसी जितने भी पॉइंट पर सर्वे मैं हो आ रहे रहा हैं, जितने उसी भी पॉइंट सर्वे हो रहे हैं, उसमें मात्र 50% वोट जो है पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार को मिल रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी भी राज्य में। आपने सही तुलना किया दिल्ली से। दिल्ली में लोग भाजपा को नहीं लाना चाहते थे, कांग्रेस से उब चुके थे। वही परिस्थिति बिहार में है, लेकिन अंतर एक है कि दिल्ली में केजरीवाल जो है एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर गए थे, लेकिन बिहार में जो है तीसरा विकल्प दावा हो रहा है प्रशांत किशोर का, लेकिन जमीन पर कितना वो असर डालेगा ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बिहार की जो राजनीति में जो जाति का पुट है। देखिए, दिल्ली में जो दिल्ली का डेमोग्राफी है और बिहार की डेमोग्राफी में अंतर है। बिहार एक समाज है, बिहार में की सोच अलग है। दिल्ली में क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर लोगों के सोचने का ढंग अलग है, वहां की अर्थव्यवस्था अलग है। वहां लोग जाति से उतने जुड़े हुए नहीं होते हैं जितना बिहार में जुड़े हुए लोग हैं। तो जो ये जातिगत समीकरण होता है, उसके जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, इनकी क्या उपयोगिता है बताइए अपने अपने गठबंधन में? अपने अपने गठबंधन में इनकी उपयोगिता केवल इतनी ही है ना कि इनके माध्यम से इनकी जाति के लोग उनके गठबंधन को जुड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तीसरा विकल्प दिख कहां रहा है? उस आधार पर अगर हम बिहार की राजनीति का विश्लेषण करें तो तीसरा विकल्प तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं, तीसरा विकल्प दिख रहा है प्रदीप जी। जब आप देखें, उसी ओर मैं जा रहा था कि एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लग गया है और भारतीय जनता पार्टी का पिछले जो 5 साल से कार्यकलाप उनके चल रहा है, उनके संगठन का जिस तरह से काम चल रहा है, तो एक कॉरपोरेट की तरह वो काम कर रहे हैं। आज वहां के कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर आप कह सकते हैं कि संगठित मतलब संगठन जो है बहुत मजबूत है, लेकिन आज कार्यकर्ता वहां भी हताश है, निराश है और इसलिए एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जहां तक महागठबंधन की बात है, तो तेजस्वी यादव जितना 2020 के विधानसभा चुनाव में आक्रामक थे, आज उस स्थिति में तेजस्वी जी नहीं है। आज तेजस्वी यादव का भी सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि नंबर 1 पर चल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को आप हल्के में नहीं लें। आप याद कीजिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में और उनका पदार्पण हुआ था भारतीय राजनीति में, स्वाधीनता संग्राम में, तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था गांधी जी को कि आप 1 साल पहले पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। और जब गांधी जी भारत का भ्रमण किए तब उनको पता चला कि यहाँ क्या समस्या है, सामाजिक समस्याएं हैं, गरीबी है, छुआछूत है, जातीयता है। और गांधी जी का जो शुरू का क्रियाकलाप था, वो आजादी की बात नहीं करते थे, वो पहले समाज को संगठित करने की बात करते थे, समाज की बुराइयों को दूर करने की बात करते थे। आज उसी स्थिति में प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर नए पार्टी के गठन से पहले लगातार 2 साल 2.5 साल तक बिहार का भ्रमण किए हैं, गांव-गांव गए हैं। आज उनके सभा में जनसैलाब उमड़ रहा है। आज उनकी सभाओं में वो डायरेक्ट लोगों के दिल को छू रहे हैं। वो जो समस्या उठा रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं और उससे कैसे निजात मिलेगा, उस समस्या का समाधान कैसे होगा, वो सारी बातें वो बता रहे हैं और बिहार की जनता को आंदोलित कर रहे हैं। बिहार की जनता उसके पीछे खड़ी है और इसीलिए मैं तो समझता हूं कि अगर हंग असेंबली की भी बात आई तो किंग मेकर की भूमिका में प्रशांत किशोर होगा। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, चिराग पासवान ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है। जैसे रामविलास पासवान जी के बारे में कहा जाता था कि वो चुनावी मौसम वैज्ञानिक हैं, उसी प्रकार चिराग पासवान जी का भी कुछ उसी तरह की भूमिका है। चिराग पासवान को आप हल्के में न लें। चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश जी को कितना पीछे धकेला और अभी भी उनकी रणनीति जो है स्पष्ट नहीं है। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, ये दो मेरे ख्याल से किंग मेकर की भूमिका में होंगे, इसको आप नकार नहीं सकते। नहीं, आप जैसे किंग मेकर, मैं तो किंग की बात कर रहा हूं भाई। किंग मेकर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर बात आप अगर प्रशांत किशोर की करें अगर या चिराग पासवान की, तो ये लोग किंग मेकर नहीं हो सकते। इसलिए मैं बताऊं आपको, जैसे देखिए,
क्योंकि ये नीतीश कुमार को क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान किंग मानेंगे? मुझे नहीं लगता। जिस धारा की राजनीति प्रशांत किशोर ने पैदा किया बिहार के अंदर, उसमें किसी भी कीमत पर वो न नीतीश कुमार न तेजस्वी यादव, दोनों में से किसी को भी किंग स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। और वही स्थिति चिराग पासवान की भी है। चिराग पासवान भी न तो तेजस्वी यादव और ना नीतीश कुमार को किंग मानेंगे। तो इसीलिए मुझे तो दिख रहा है कि चिराग पासवान किंग हो सकते हैं, मुकेश सहनी किंग हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 110 सीटें आती है महागठबंधन को और 15 सीटें आती है मुकेश सहनी को, या आप कह लीजिए कि किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की नौबत किसी भी प्रकार से आ जाए, तो मुकेश सहनी तो अगर 10 विधायक भी उनके पास होते हैं, 8 भी होते हैं, तब वो किसी भी साइड जा सकते हैं कभी भी। इस बात की संभावना से तो हम इनकार नहीं कर सकते, कहीं से भी इनकार नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, प्रशांत किशोर की पार्टी भी नहीं है। कितनी सीटें जीतेगी आज के डेट में कहना मुश्किल है। प्रशांत किशोर जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती है और पहला लॉट उनके पार्टी के उम्मीदवारों की नहीं आती है और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है मतदाताओं का वो नहीं दिखता है, तब तक प्रशांत किशोर की राजनीतिक संभावनाओं पर हम लोग कोई आकलन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए नहीं है कि 1947 से लेकर 2025 तक निशीथ जी बिहार में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे प्रमुख भूमिका रही है जाति की और जातिगत समीकरण का। बिहार में मुद्दा, आप याद है आपको कि लालू प्रसाद यादव 95 में कहा करते थे कि बिहार में कोई विकास से चुनाव नहीं जीतता है, और ये बात सच है। नीतीश कुमार भी विकास के मुद्दे पर चुनाव केवल एक जीत पाए, नीतीश कुमार अपने काम के बल पे, केवल 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव। इसके अलावे केवल और केवल जातिगत समीकरण, लालू यादव की जातिगत समीकरण से बड़ा दायरा नीतीश कुमार ने खींचा। दलित को 2 भाग में तोड़ा, महादलित बनाया, पिछड़ा को 2 भाग में तोड़ा, अति पिछड़ा बनाया। पिछड़ों में भी यादवों के खिलाफ कोयरी कुर्मी का ध्रुवीकरण कराया, बीजेपी के साथ जुड़े तो बीजेपी का वैसे वोट बैंक, बीजेपी का फॉरवर्ड वोट बैंक, बीजेपी का अति पिछड़ा वोट बैंक, ये जब नीतीश कुमार से जुड़ा तभी नीतीश कुमार लालू यादव और राबड़ी देवी को बिहार की सत्ता से अपदस्थ करने पर में सफल हो सके। ये तो बिहार का इतिहास बताता है। ठीक है, अब 2025 कोई चमत्कार करेगा, उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि चमत्कार का अनुमान तो मैं नहीं लगा सकता, वो तो कोई ज्योतिषी लगा सकते हैं और शायद आप भी नहीं लगा सकते। मेरा जहां तक मानना है, मेरा मानना केवल इतना है कि बिहार का चुनाव, हाँ निश्चित जी कुछ कर रहे हैं प्रदीप जी। अब प्रदीप जी, इसमें एक बात और है, इसमें कांग्रेस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। अभी जो आप सीट का आंकड़ा बता रहे हैं कि 52 सीट्स जो है कांग्रेस को दे, पिछले बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, तो हमको नहीं लगता है कि 52 सीट पर वो लड़ने के लिए, जबकि कांग्रेस ने पिछले दिनों बिहार में बहुत परिश्रम किया है, मेहनत किया है, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे लोगों को जो है खुली छूट दी है, और कन्हैया कुमार का भी प्रभाव है कोसी बेल्ट में और उधर सीमांचल क्षेत्र में पप्पू यादव जी का भी प्रभाव है। तो कांग्रेस इतना हल्के में न ले, इतना कम सीट पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी नहीं होगी। तो कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, उसे कितना सीट मिलेगा, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात क्या है कि चिराग पासवान एक अलग मैटर है, लेकिन ये बात तो है कि बिहार आज उस परिस्थिति में है जहां की बड़ा स्पष्ट कुछ आकलन करना अभी हमको सही नहीं लगता है। दूसरा क्या है कि उम्मीदवार कैसा। निश्चित जी मेरा जवाब ले लीजिए आप। आपने जो कहा ना कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस 52 पर तैयार होगी नहीं होगी, कांग्रेस, मैंने बताया है इसके बारे में भी दर्शकों को पहले कि ये कांग्रेस के पास 2 रास्ते हैं। अब एक रास्ता जाता है कांग्रेस के वर्तमान के लिए कि बिहार में अगर वो बीजेपी को, जनता दल यूनाइटेड को सरकार से अपदस्थ करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी को आरजेडी की शर्त पे झुकना पड़ेगा। राहुल गांधी के पास कोई चारा नहीं है, पप्पू यादव का हो, कन्हैया कुमार का हो, त्याग करना पड़ेगा राहुल गांधी को, कोई विकल्प नहीं है। अगर तेजस्वी यादव की शर्त पे केवल वर्तमान की राजनीति करेंगे तो, अगर भविष्य की राजनीति करना है कांग्रेस पार्टी को, अगर बिहार में अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि कोई अखिलेश यादव
कोई ममता बनर्जी, कोई अरविंद केजरीवाल जैसा एक और चुनौती राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव के रूप में न खड़ा हो जाए, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और चुनौती राहुल गांधी के सामने होगा कि सेकुलर फ्रंट से नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए जो चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव का होगा। एक तो राहुल गांधी के सामने चुनौती है कि किसी भी कीमत पर बिहार में दो पार्टियों की सरकार नहीं आए। राहुल के भविष्य की राजनीति के लिए जरूरी है या तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो और तेजस्वी यादव भी सत्ता से बाहर हो। जब तक ये दोनों पार्टियां सत्ता से बाहर नहीं होगी तब तक कांग्रेस की पुनर्वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का वोट गया कहां? कांग्रेस का जो सवर्ण का, दलित का और मुसलमान का वोट बैंक है, जो 40% से ज्यादा 50% के आसपास का वोट बैंक है, वो गया कहां? वो तो यही तीनों बीजेपी और आरजेडी के पास गया है। तो इसीलिए बीजेपी और आरजेडी से वापस लाना है कांग्रेस को, तो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी और आरजेडी से मजबूत होना पड़ेगा। आज तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन गए तो फिर मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा तेजस्वी यादव के पास। लेकिन अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने, राहुल गांधी किंग मेकर बने, तो सब वोट आ जाएगा राहुल गांधी के पास। किंग नहीं भी बना कांग्रेस का कोई और किंग मेकर भी बन जाता है, भले ही 20 सीट जीतकर किंग मेकर क्यों नहीं बने राहुल गांधी, तो पूरा का पूरा जो मुस्लिम समाज है वो राहुल गांधी की तरफ आ जा सकता है। दलित समाज के लोग जो राजेश राम को अध्यक्ष बनाकर जो एक प्रयोग किया है राहुल गांधी ने, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार के माध्यम से, जो कम्युनिस्ट माइंडेड लोग हैं, जो एक तरह से एंटी बीजेपी जो लोग हैं देश की, बिहार की राजनीति में, वो सब, चूंकि कांग्रेस अगर आरजेडी से बड़ी ताकत होगी बिहार में तभी कांग्रेस से जुड़ेंगे। आज जो बीजेपी के जो माने एक तरह से जो घोर विरोधी ताकतें हैं वो कहाँ जुड़ती है? वो जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होती है। बिहार में आरजेडी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है। तो बिहार में जब तक राहुल गांधी तेजस्वी यादव से आगे नहीं दिखेंगे, कांग्रेस आरजेडी से मजबूत नहीं दिखेगी, तो कांग्रेस की पुनर्वापसी कैसे होगी? तो इसीलिए कांग्रेस के पास, आपने सही कहा, दो चारा है। 52 से ज्यादा कांग्रेस को इस बार, तब चूंकि तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव को 3 नई पार्टियों को एडजस्ट करना है। मुकेश सहनी है, पशुपति कुमार पारस है जो पिछली बार नहीं थे, और सीपीआईएमएल का जो स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, इसलिए सीपीआईएमएल का दबाव है कि उसकी सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए राहुल गांधी के पास 2 विकल्प है, एक विकल्प को चुनना पड़ेगा राहुल गांधी को, या तो पप्पू यादव या तेजस्वी यादव। ठीक है प्रदीप जी, आपका आकलन सही है, लेकिन अभी ये भी डिपेंड करेगा कि प्रत्येक पार्टी से उम्मीदवार कैसा होता है। क्योंकि जातिगत समीकरण की बात तो समझ में आती है कि बिहार जाति से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाती है, लेकिन हो सकता है कुछ करिश्मा हो जाए, क्योंकि बिहार के युवा जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित है। यहाँ के लोगों में जन आक्रोश है और शासन के प्रति, और जो महागठबंधन की भी सरकार इन्होंने देखी है, तो कुछ हो सकता है कि अप्रत्याशित रिजल्ट भी देखने को मिले। और लेकिन अब उम्मीदवार कैसा होगा, उम्मीदवार की क्या स्थिति होगी, उस पर भी जीत और हार निर्भर करेगा। और चुनाव के बाद जो परिस्थिति होगी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे छोटे पार्टी हैं जो 5 सीट 10 सीट ला करके भी और वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशित जी। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मैंने हम लोग ने कुछ समझने और समझाने का प्रयास किया दर्शकों को। मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में भी कुछ सवाल होंगे। आपके सवाल का हर वक्त हम स्वागत करते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर अपना सवाल निश्चित रूप से आप हमें दें, और आपके सवाल से ही हमें आपका जवाब ढूंढने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का मतलब ही है कि संवाद का आदान और प्रदान। तो ये संवाद एक तरफा नहीं होता, और ये सोशल मीडिया का ही एक तरह से कह सकते हैं कि ये करिश्मा है कि हम और आप सीधे जुड़ पाते हैं। एक जमाना हुआ करता था जब दूरदर्शन पर बड़े बड़े पत्रकार ही केवल जुड़ पाते थे और एक तरफा होता था, 1 वे कम्युनिकेशन हुआ करता था। आज ये सोशल मीडिया ने हम लोगों को 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित किया है। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी अन्य मुद्दे पर विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।